वित्त विधेयक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वीडियो में। हम लोग के सामने जो नया चीज़ इंटरेस्टिंग निकल कर आया है वो है कि वित्त विधेयक सेकेंड। ठीक है, इसके बारे में पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। चलिए, नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं सारा चीज़ कि वित्त विधेयक सेकेंड क्या होता है। ठीक है, 117 का 3 में वित्त विधेयक सेकेंड का जिक्र है। किस में है आप बताइए? 117 का 3 में वित्त विधेयक सेकेंड का जिक्र है। ठीक है, इस प्रकार के विधेयकों में क्या होता है कि भारत की संचित निधि पर धन को भारित करना संबंधित मामला होता है। भारत की संचित निधि पर क्या होता है? धन को भारित करने संबंधी मामला होती है, किंतु ऐसा कोई मामला नहीं होता है जो आर्टिकल 110 में दे रखा है। ऐसा कोई भी मामला नहीं होता है जो आर्टिकल 110 में दे रखा है। आर्टिकल 110 जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि कल ही बताया था कि क्या होता है। ठीक है, और वो किससे संबंधित होता है। इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता यह है, क्या है विशेषता, कि इसे कोई सदन तभी पारित कर सकता है, यानी कि कोई भी सदन तभी पारित कर सकता है जब भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का संदेश भेजे। जब भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का संदेश भेजे। शेष सभी प्रावधान साधारण विधेयक जैसे हैं। शेष सभी प्रावधान जो साधारण विधेयक जैसे हैं। कहने का मतलब है ये इस विधेयक में 117 का 3 में क्या होता है, ठीक है, कि पैसा खर्च करने की बात तो है, इसमें पैसा खर्च करने की बात है, लेकिन धन विधेयक जो कि मैंने आपको आर्टिकल 110 में बताया है, यह धन विधेयक की परिभाषा में नहीं है। कहने का मतलब है धन विधेयक में क्या होता है, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ को टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि नहीं आप टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं पैसा को जमा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, पैसा को निकाल सकते हैं। ठीक है, पैसा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 117 का 3 वित्त विधेयक भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित है, यानी कि व्यय यानी खर्चा से संबंधित है, लेकिन उसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित जो विषय शामिल नहीं होते हैं। मतलब 110 में जो विषय हैं, यानी कि टैक्स लगाना, पैसा को जमा करना, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें क्या है, केवल आप पैसा को निकाल सकते हैं संचित निधि से। ठीक है, बात को समझ में आई। चलिए, अब कहता है कि प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर आप जानते हैं, प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है प्रोटेम स्पीकर। चलिए, नई लोकसभा की प्रथम बैठक, नई लोकसभा, नया लोकसभा बना है, नई लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता एक अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, माने वो पूरा रूप से अस्थायी नहीं है, पूरा रूप से ये नहीं माना गया कि ये इंसान ही अध्यक्ष है, इसीलिए उसे अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, या इसको वोटिंग स्पीकर भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति वरिष्ठ के आधार पर करता है। मतलब इसकी नियुक्ति जो है, चुनाव भारत का राष्ट्रपति वरिष्ठ, मतलब कि जो वरिष्ठ होगा उसी को बनाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये सदस्यों की क्या काम होता है, ये सदस्यों की शपथ दिलवाता है। ठीक है, तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि शपथ दिलवाता है और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करता है कि चुनाव भी करवाता है। ठीक है, तत्पश्चात यह एक सदस्य के रूप में भी वापस आ सकता है। कहने का मतलब है तत्पश्चात यह एक सदस्य के रूप में भी वापस आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को
जो है अध्यक्ष नियुक्त करता है, ठीक है। वही व्यक्ति लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। कहने का मतलब है, ठीक है, कि लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करवाता है, ठीक है, जब तक कि अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव नहीं होता, ठीक। कहने का मतलब ये है कि नई लोकसभा की अगर नई बनी है, ठीक है, और उसमें अध्यक्ष नहीं चुना गया है और उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है, तो प्रथम बैठक कैसी होगी। अब उसके अध्यक्ष नहीं चुना गया है तो बैठक कैसे होगी नई लोकसभा की। तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता एक अस्थायी अध्यक्ष करता है, मतलब कि एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, वो वरिष्ठ के आधार पर। यहाँ पे मतलब कि जो वरिष्ठ होगा उसी को एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा कि भाई तुम एक अध्यक्ष का काम निभाओ। जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो तुम्हें वापस सदस्य बना दिया जाएगा, ठीक है, के द्वारा की जाती है, ठीक है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इस अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इसकी नियुक्ति कौन करता है आप बताइए, भारत का वरिष्ठ राष्ट्रपति कहता है। और किसके आधार पर, यानी कि किसको चुनता है, कि वरिष्ठ के आधार पर, यानी कि जो सबसे सीनियर होगा उसमें से उसी को क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, ठीक है। ये सदस्यों को क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाता है, क्या करता है, शपथ दिलवाता है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करवाता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी यही करवाता है। तत्पश्चात यह एक सदस्य के रूप में फिर से वापस आ सकता है, चुनाव करवा देगा। और जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है अस्थायी चुन लिया जाएगा तो ये एक सदस्य के रूप में फिर से अपना पद ग्रहण करके वापस आ सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपको देखते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़े। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि मैंने जो नीचे कथन बताया है उस पर आप विचार कीजिए अपना, ठीक है। पहला चीज मैंने आपको बताया, वित्त विधेयक सेकंड अनुच्छेद 10 के किसी मामले से संबंधित है। वित्त विधेयक सेकंड, यानी कि आप वित्त विधेयक सेकंड के बारे में अभी पिछले वीडियो मतलब अभी तुरंत बताया कि वित्त विधेयक सेकंड में क्या होता है कि आप संचित निधि से धन को निकाल सकते हैं, लेकिन जमा कर नहीं सकते हैं, टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन अनुच्छेद 10 में जो वित्त विधेयक का बात किया गया है उसमें सारी चीज को टैक्स लगाना, धन को निकालना, जमा करना, सारी चीज को कर सकते हैं, ठीक है। कि किसी मामले से संबंधित है, आप बताइए हमको, ठीक है, क्या ये बात सही है कि गलत। वित्त विधेयक फर्स्ट को पारित करने के लिए भारत का राष्ट्रपति संदेश भेजता है। वित्त विधेयक फर्स्ट को पारित करने के लिए भारत का राष्ट्रपति संदेश भेजता है। वित्त विधेयक सेकंड में संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। क्या ये तीनों चीज में आपको क्या लगता है कि कौन सा चीज सही है, ठीक है, ये बताइए। इन तीनों चीजों में आपको क्या लगता है कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज इसमें सही है, ठीक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए कौन सा कथन सही है। 1 2 3 तीनों सही है, 2 और 3 ओनली 3 नॉन ऑफ दिस, इन्हीं में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन सा चीज़ सही है, तो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका कि कौन सा चीज़ सही है। और नहीं भी समझ में आया तब भी बताइए, मैं उसको और भी डिटेल में बताने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और मिलते हैं कल का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, और जहाँ तक मैं क्वेश्चन किया हूँ कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कल का क्लास को मिक्स करना ना भूले। और आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।